हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सेल पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सेल पार्ट 1 के बारे में बात की थी, तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक्सेल पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, एक्सेल को ओपन करने के लिए 3 तरीके हैं। तो हम किसी भी एक तरीके से एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। मैं विंडो प्लस आर को प्रेस करूँगा और यहाँ पर एक्सेल टाइप करूँगा और एंटर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब हमें पता है कि एक्सेल पर कोई भी वर्क करने से पहले हमें एक ब्लैंक वर्कबुक यानी कि ब्लैंक शीट को ओपन करना होता है। तो पहले मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। अब हमने पिछली वीडियो में ये तो देखा था कि रो और कॉलम और सेल क्या होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रो और कॉलम के साइज़ को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएटर टाइप किया, क्रिएटर नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला गया है। अब हम चाहते हैं कि वेरिएबल क्रिएटर हमारा एक ही कॉलम में रहे, अगले कॉलम में ना जाए। तो इसके लिए कुछ तरीके हैं, जैसे कि या तो आपको ऐसा करना है, आप यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे और जहाँ पर भी आपको एक प्लस का सा आइकन बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिक आपके वर्ड को एक ही कॉलम के अंदर एडजस्ट कर देगा। कॉलम की विड्थ उसी हिसाब से सेट हो जाएगी जिस हिसाब से आपका नाम है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर फिर से कोई वर्ड टाइप करते हैं, आपको हमेशा ये याद रखना है, आप यहाँ से इसे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको कर्सर को यहाँ पर ही लाना होगा जहाँ पर आपको ये अल्फ़ाबेट शो हो रहे हैं। डबल क्लिक तभी होगा जब आपका प्लस आइकन हो रहा हो। अब दूसरा तरीका ये है, अगर यहाँ पर आपका प्लस आ रहा है तो आपको माउस का क्लिक को प्रेस करे रखना है और आप जितना चाहें कॉलम को उतना बड़ा कर सकते हैं। आप जितनी दूर तक इसे खींचते जाएंगे आपका कॉलम वहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये तो हमने देखा कि यदि आपको एक एक कॉलम का साइज बड़ा या छोटा करना हो, लेकिन मान लीजिए आपको कई सारे कॉलम्स का साइज एक साथ बड़ा करना है या एक साथ छोटा करना है, तो आप एक्सेल में वो भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ से जहाँ तक आपको कॉलम का साइज बड़ा करना है वहाँ तक उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ए से सिलेक्ट करता हुआ और माउस का लेफ्ट क्लिक आप प्रेस किए हुए रखेंगे। मैं यहाँ पर जे पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ। तो वापस से मैं यहाँ पर अपने पहले वाले कॉलम पर माउस के कर्सर को लेकर आऊंगा। जैसे मेरा राइट साइड से फर्स्ट कॉलम जे है, मैं यहाँ पर कर्सर को लेकर आऊंगा और प्लस आइकन बनते ही मुझे माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और प्रेस किए हुए आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए, जैसे कि मुझे सारे कॉलम्स का साइज इतना चाहिए जितना कि आपको जे का यहाँ पर शो हो रहा है, बस आप यहाँ पर कर इसे छोड़ देंगे। अब आप देख सकते हैं ए से जे तक जितने भी कॉलम्स थे सबका साइज इक्वल हो चुका है। इसी तरह से मान लीजिए आपको रो का साइज बड़ा या छोटा करना है, तो आपको जो लेफ्ट साइड में नंबरिंग शो हो रही है, आप वहाँ पर क्लिक कर उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, माउस के कर्सर को लेकर जाऊंगा और जैसे ही प्लस का आइकन बनेगा मैं उसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए नीचे की तरफ कर दूंगा। जो 5 नंबर रो थी उसका साइज बड़ा हो चुका है। चाहें तो इसके साइज को वापस से ड्रैग करके छोटा भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कई सारी रो का एक साथ साइज को बड़ा या छोटा करना हो तो वापस से वही ट्रिक, आप किसी भी एक सीरियल नंबर पर जहां से आपको साइज बड़ा चाहिए माउस का क्लिक प्रेस किए हुए रखेंगे और जहां तक आपको चाहिए वहां पर ले जाकर छोड़ देंगे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर माउस कर्सर को लेकर जाता हूँ, यहाँ पर मुझे प्लस आइकन शो होगा और मैं यहाँ पर माउस के क्लिक को प्रेस किए हुए रखूँगा और जितना आप बड़ा या छोटा चाहते हैं, मैं अगर इतना बड़ा साइज चाहता हूं तो मैं यहां पर ले जाकर छोड़ दूंगा। तो अब आपको शो हो रहा होगा जितने भी रो हमने सिलेक्ट की थी सारों का साइज वैसा ही हो चुका है जैसा कि हमने 10 नंबर का किया था। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक्सेल एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं, यहाँ पर 2 प्रेस करते हैं और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो यहाँ पर सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएंगे। हमें 10 तक टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरियल नंबर और टेबल तक ही सीमित नहीं है। अगर मान लीजिए आपको इसके अंदर वीक डेज लिखने हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपको किसी भी एक सेल के अंदर SUN टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेल के अंदर हम MON टाइप करते हैं। तो वापस से हम दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और मैं नीचे तक ड्रैग करके लेता जाऊंगा और मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमने सिर्फ संडे SUN और MON को टाइप किया था। एक्सेल अपने आप समझ चुका है कि मुझे यहाँ पर वीक डेज को टाइप करना है। अगर मैं इसे और नीचे की तरफ ड्रैग करता तो ये वापस से उसी चीज़ को प्रिंट कर देता। अब ये हमने तो किया
यदि हमें शॉर्ट में वीक डेज चाहिए हो, लेकिन यदि आपको वीक डेज लॉन्ग में चाहिए हो तो आप यहाँ पर उसी तरीके से टाइप करेंगे ताकि एक्सेल समझ सके। तो इसके लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे संडे, उसके नीचे हम यहाँ पर मंडे टाइप कर देंगे। अब वापस से वही चीज़ हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए जाएंगे और सैटरडे पर लाकर छोड़ देंगे। पहले हमने SUN और MON टाइप किया था तो एक्सेल ने उसी हिसाब से उसे शॉर्ट में प्रिंट कर दिया था। अब की बार लॉन्ग वर्ड टाइप किए हैं जैसे संडे, मंडे, तो एक्सेल ने उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हमने देखा था यदि हमारा कोई वर्ड कॉलम से बाहर आ रहा है तो हमें यहाँ पर वापस से जाकर डबल क्लिक को प्रेस करना है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर इसमें यदि मंथ को टाइप करना चाहते हैं तो वही तरीका है, जिस हिसाब से आपने वीक डेज को टाइप किया था इसका भी वही तरीका है। आप किसी भी एक कॉलम के अंदर यानी कि किसी भी एक सेल के अंदर यहाँ पर टाइप करेंगे JAN, अगले सेल में आप लिखेंगे FEB। अब वापस से इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए राइट कॉर्नर पर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और मैं यहाँ पर इसे छोड़ दूंगा। जिस तरीके से हमने वीक डेज को टाइप किया था उसी तरीके से हमने JAN और FEB टाइप किया और एक्सेल समझ चुका है कि इन्हें मंथ को टाइप करना है। तो हमने सिर्फ 2 मंथ को टाइप किया और इसने बाकी 10 मंथ को अपने आप ही टाइप कर दिया। अब ये हमने शॉर्ट में टाइप किया। अब वैसे ही यदि हमें मंथ के नाम फुल वर्ड में चाहिए तो हम वापस से 2 मंथ को फुल वर्ड में टाइप करेंगे। वापस से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट कॉर्नर पर माउस का कर्सर लेकर जाएंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए जहां पर भी आपका प्लस आइकन शो हो नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और जहां आपका दिसंबर आ रहा है वहां पर इसे छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप एक्सेल में बहुत से काम हैं जो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि हम इसमें सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं, वीक डेज टाइप कर सकते हैं, मंथ टाइप कर सकते हैं, टेबल भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें सीरियल नंबर भी लगातार अलग अलग कॉलम में सेम गैप के अंदर चाहिए हो तो हम उसे कैसे टाइप करेंगे? तो आप एक्सेल में वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 से 200 तक का सीरियल नंबर चाहिए। अब आप ऐसा तो है नहीं कि 1 से 200 तक सीरियल नंबर को टाइप करने बैठेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर 1 टाइप करना है, उसके नीचे हम 2 टाइप करेंगे। अब ठीक उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में हम जाकर 1 के सामने 11 टाइप करेंगे और उसके नीचे 2 के सामने 12 टाइप करेंगे। अब उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और वापस से माउस को राइट कॉर्नर पर लेकर जाएंगे और जहाँ पर भी आपको प्लस आइकन शो हो रहा है वहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए हुए रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जहाँ पर भी आपको 20 दिखा आपने वहाँ पर उसको छोड़ देना है। अब हमको 1 से 20 तक तो सीरियल नंबर मिल गए, लेकिन हमें 1 से 200 तक सीरियल नंबर चाहिए थे। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से अगले कॉलम के अंदर 11 के बाद 21 को लिखना होगा और 21 के बाद 31 को लिखना होगा। अब आपको बॉटम में राइट साइड के अंदर माउस के कर्सर को लेकर आना है और जहाँ पर भी प्लस आइकन आपको शो हो रहा है वहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है और हम इसे आगे की तरफ ड्रैग करते हुए रखेंगे। आपको नीचे की तरफ नंबर शो हो रहे होंगे, जैसे फ़िलहाल यहाँ पर नंबर 120 शो हो रहा है, तो हमें इसे और आगे की तरफ ड्रैग करना है और जहाँ पर आपको 200 शो होगा वहाँ पर इसे छोड़ देना है। हमने सिर्फ 4 नंबर को टाइप कर बाकी के नंबर इतने कम समय में टाइप कर लिए। अब जैसा कि हमने बात की थी, आप जिस भी सेल में होते हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ शो होता है। जैसे फ़िलहाल मेरा एक्टिव सेल है AF13, यानी कि मैं 13 नंबर रो में हूँ और AF कॉलम के अंदर हूँ। जो एक्टिव सेल के अंदर डाटा होता है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो होता है। जैसे कि फ़िलहाल मेरा एक्टिव सेल का डाटा है 110, तो मुझे यहाँ फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर दिसंबर पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा एक्टिव सेल का डाटा है वो दिसंबर था, जो कि मुझे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है, और जो मेरा एक्टिव सेल का एड्रेस है अब वो चेंज हो चुका है, वो Q16 मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ऐसा नहीं है हर बार आपको फॉर्मूला बार के अंदर डाटा ही शो होगा। अगर यहाँ पर हमने कोई फॉर्मूला टाइप कर रखा है तो मुझे यहाँ पर मेरे जो सेल का डाटा है वो शो नहीं होगा,
मुझे यहाँ पर जो सेल में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वो शो होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, तो मेरे सेल में जो डाटा है वो मुझे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। चलते हैं मेन्यू बार की तरफ। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। अगर आपको MS वर्ड पता हो तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट का यूज पता होगा। जैसे कि ये जून से लेकर जो दिसंबर मंथ तक के वर्ड हैं, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इन्हें मैं कहीं और चाहता हूँ। तो सिंपली मुझे इन्हें सिलेक्ट करना है और मैं यहाँ पर कट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर कट पर क्लिक करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। आपको यहाँ एक रिंग सी चलती हुई दिख रही होगी, इसका मतलब कि हमने कट वर्ड को यूज कर लिया है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 7 बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो मुझे 7 बॉक्स को ही यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे किसी भी एक सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और मुझे यहाँ पर लाकर पेस्ट पर क्लिक कर देना है। जो मेरे यहाँ के मंथ थे पेस्ट हो चुके हैं और यहाँ से वो कट हो चुके हैं। अब वापस से वही आपका जो सितंबर है, नवंबर है, दिसंबर है, वो अगर कॉलम से बाहर जा रहा है तो हम वापस से यहाँ पर माउस कर्सर को लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको पुरानी लोकेशन पर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको उन्हें नीचे भी वापस से टाइप करना है, तो उसके लिए हम कॉपी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि जो ये जनवरी से मई तक के वर्ड हैं वो मुझे यहाँ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे इन्हें और कहीं भी टाइप करना है, तो वापस से मैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं कॉपी पर लाकर क्लिक करूंगा और वापस से आपको एक रिंग शो हो रही होगी और मुझे जहां भी इन्हें पेस्ट करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर इन्हें पेस्ट करना है, तो मुझे किसी भी एक सेल पर क्लिक करना है और मैं यहाँ पर क्लिक कर पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब आपने देखा कि जब हमने कट किया तो जो पुरानी लोकेशन थी वहां से वो वर्ड हट चुके थे और नई लोकेशन पर हमने उसे पेस्ट कर दिया था। लेकिन कॉपी में ऐसा नहीं है, आपको पुरानी लोकेशन पर तो ये वर्ड मिल ही रहे हैं, लेकिन आपने नई लोकेशन पर भी इन्हें पेस्ट कर दिया है। आप इसे शॉर्टकट की मदद से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप किसी वर्ड को कट करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इन दोनों वर्ड को कट करना चाहता हूं, कीबोर्ड की मदद से आपको कंट्रोल X को प्रेस करना है। अब मुझे जहां भी इसे पेस्ट करना है मैं उस सेल पर क्लिक करूंगा और वहां पर कीबोर्ड से कंट्रोल V को प्रेस कर दूंगा। इसी तरीके से अगर आपको कॉपी करना है किसी भी चीज को, फिलहाल मेरे दोनों वर्ड ही सिलेक्ट हैं, मैं अगर इन्हीं को ही कॉपी करना चाहता हूं तो अब की बार मैं कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का यूज करूंगा। अब मुझे जहां पर भी इन्हें पेस्ट करना है, मुझे वापस से इन्हें यहीं पेस्ट करना है, तो वापस से मैं कंट्रोल V को प्रेस करूंगा और ये वर्ड यहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्मेट प्रिंटर का। मैं यहाँ पर कुछ वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इन्हें बोल्ड कर देता हूँ। मैंने अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज ये है, अगर मुझे यही सब कुछ जो मैंने अभी आपके सामने किया है, यही मुझे जितने भी यहाँ पर कॉलम है उनमें भी यही मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, उसके लिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज होता है। मैं यहाँ पर बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा जिसकी भी मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मेरा ये बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया, माउस के कर्सर के साथ एक आपको ब्रश शो हो रही होगी। अब मुझे जिस पर भी ये अप्लाई करना है, मुझे वहां पर माउस का कर्सर लेकर जाना है और सिलेक्ट करते हुए वहां तक छोड़ देना है जहां तक मुझे ये अप्लाई करना है। मान लीजिए मुझे दिसंबर तक ही अप्लाई करना है, तो मैं इसे दिसंबर तक लाऊंगा और छोड़ दूंगा। जो हमने फॉर्मेटिंग ऊपर की थी सब का सब यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। अब उसके साथ आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें आपको एरियल ब्लैक टाइप दिख रहा होगा। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है या आप कह सकते हैं कि फ़ॉन्ट नेम है। जैसे मुझे जो जनवरी लिखा है वो मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे कोई अलग तरीके से चाहिए कि फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा अलग हो, तो मैं जनवरी पर क्लिक करूंगा। अब जनवरी का जो स्टाइल है वो कैलिबरी है। अगर आप यहाँ पर एरो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सेल खूब सारे स्टाइल देता है। आप जो भी चाहें इसमें से अपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा और मेरा जो जनवरी है, आप देखें कि जो फरवरी मार्च बाकी लिखे हुए हैं उनसे अलग हो चुका है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ ही जो आपको यहाँ पर एक और बॉक्स दिख रहा है वो फ़ॉन्ट साइज का है। आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर JN पर क्लिक करता हूँ, अब मुझे इसका साइज़ और बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करूँगा, नीचे की तरफ अपने कर्सर को लाता जाऊँगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं कर्सर को नीचे की तरफ ला रहा हूँ मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होता जा रहा है। आपको जितना भी यहाँ पर साइज़ चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपका साइज़ वो सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर जहाँ पर आपको 24 लिखा हुआ दिख रहा है 24,
आपको यहाँ पर कर्सर का क्लिक करना है और आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे उतने साइज का आपका वर्ड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 56 टाइप करता हूँ और एंटर पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो जैन है वो 56 साइज का हो चुका है। इसी तरीके से आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं सबका अपना यूज है। अपने वर्ड को बोल्ड करना है यानी कि थोड़ा सा गहरा करना है तो मैं यहाँ पर बी पर क्लिक करूँगा। मेरा वर्ड आप देख सकते हैं थोड़ा सा गहरा हो गया। किसी वर्ड को तिरछा करना है यानी कि इटैलिक करना है तो मैं यहाँ पर आई पर क्लिक करूँगा। यदि मुझे अपने वर्ड को अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पर जो अगला आइकन यू का है उस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं फैब के नीचे आपको एक लाइन मिल चुकी है। अब यदि आपको अपने वर्ड के नीचे डबल अंडरलाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको अंडरलाइन के साथ एक एरो शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखें फैब के नीचे डबल अंडरलाइन आपको शो हो रही है। और अगर आपको वापस से इन फॉर्मेटिंग को हटाना हो यानी कि आपको डबल अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप वापस से उसी आइकन पर दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन का जो आइकन है उस पर वापस क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन हट जाएगी। मैं यहाँ पर आई पर वापस क्लिक करता हूँ तो इटैलिक स्टाइल हट जाएगा। और यदि आप चाहें तो इनको भी शॉर्टकट की मदद से यूज कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपने एक्टिव सेल के वर्ड को बोल्ड करना है तो आपको कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल बी को प्रेस करना होगा। इटैलिक फॉर्म में करना है यानी कि तिरछा करना है तो आप कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे। और यदि आपको किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे। इन तीनों के साथ में आपको एक यहाँ पर और आइकन दिख रहा होगा, ये होता है बॉर्डर का आइकन। यदि हमें अपने वर्ड के साइड में बॉर्डर चाहिए, आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ के अंदर बॉर्डर चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पर इतने बॉक्स के अंदर बॉर्डर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इतने बॉक्स में मेरा बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर के साथ जो आपको एरो शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे। अब आपको जिस तरीके का बॉर्डर चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मुझे फ़िलहाल यहाँ पर ऑल बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया यहाँ पर आपको लाइनें शो हो रही होंगी। अगर आप एक्सेल में टाइप किए हुए वर्ड को प्रिंट करते हैं तो आपको जो ये लाइंस दिख रही हैं आपको ये प्रिंट के अंदर कभी भी शो नहीं होंगी। यदि आपने अपने वर्ड को बॉर्डर भी दिया है तो आपको ये प्रिंट के अंदर जरूर शो होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पेज को अगर प्रिंट करता हूँ तो आपको जो ये जैन और फैब के बीच में लाइन दिख रही है ये आपको शो नहीं होगी। आपको सिर्फ वर्ड की तरह एक प्लेन पेज के ऊपर ये टेक्स्ट लिखे हुए ही प्रिंट होंगे। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को अगर प्रिंट करता हूँ तो जो मुझे यहाँ पर लाइनें दिख रही हैं क्योंकि मैंने इसमें बॉर्डर अप्लाई किया है तो मुझे ये प्रिंट के बाद भी शो होंगी। इस तरीके से आप MS एक्सेल में बॉर्डर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब उसके साथ आपको एक ड्रम का सा आइकन दिख रहा होगा जो कि कलर का है। अगर मैं सेल को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूं तो उतने सेल का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप इसमें येलो ही कलर कर सकते हैं, आपको इसके साथ में एक एरो का आइकन भी शो हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप जिस भी कलर पर सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। कलर सिर्फ बॉक्स का चेंज हुआ है ना कि टेक्स्ट का, लेकिन आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में ही आपको ये ए का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और आपको जिस भी कलर का टेक्स्ट चाहिए, जैसे मुझे येलो कलर का चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जो आपने एरिया सिलेक्ट किया था उसके टेक्स्ट आपके येलो कलर के हो चुके हैं। आपको वापस से किसी भी सेल से फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप वापस से वही यूज कर सकते हैं, अंडू और रीडू का। आपको कंट्रोल जेड को प्रेस करना है, आप एक एक स्टेप बैक जाते जाएंगे और आप अगर वापस से वही कलर चाहते हैं तो आपको वापस से कंट्रोल वाई को प्रेस करना है, आप एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे। फॉन्ट का बॉक्स पूरा होने के बाद आपको यहाँ पर एक अगला जो बॉक्स दिख रहा है वो आपको अलाइनमेंट का बॉक्स मिलता है। इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। आप इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अपने कर्सर को अलाइनमेंट वाले सेक्शन में लेकर आएंगे और यहाँ पर जैसे ही मैं टॉप लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, जितने भी मेरे जो वर्ड थे वो टॉप पर चले गए हैं। अगले ऑप्शन में मिडल वाले पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे वर्ड थे वो मिडल में आ गए हैं। मैं लास्ट वाला जो बॉटम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे जितने भी वर्ड थे वो बॉटम में आ चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि हम जिस भी ऑप्शन पर ऊपर की तरफ क्लिक कर रहे हैं वो वर्क हमारा सिर्फ राइट साइड में ही हो रहा है, लेकिन अगर हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, आपको नीचे की तरफ और ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पर नीचे की तरफ क्लिक करते हैं, टेक्स्ट बॉटम की साइड सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और उसके बाद एक और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अलाइन राइट का,
इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका बॉटम में ही राइट साइड के अंदर अलाइन हो जाएगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग पार्ट था। अब यदि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, AB नाम से आइकन दिख रहा होगा ओरिएंटेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर काउंटर क्लॉकवाइज करूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरे जितने भी जो टेक्स्ट थे वो काउंटर क्लॉकवाइज हो चुके हैं। मैं वापस ओरिएंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर अगर मुझे एंगल क्लॉकवाइज चाहिए तो मैं इसे ऐसे करूँगा। उसके बाद मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब आपके जितने भी जो टेक्स्ट थे वो वर्टिकल हो गए हैं। अगर आपको टेक्स्ट राइट साइड में ऊपर की तरफ रोटेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको राइट साइड में ही टेक्स्ट डाउन की तरफ चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको वापस से यहाँ पर ओरिएंटेशन वाले एरो पर क्लिक करना है। आपको नीचे नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इसे जितना ऊपर नीचे करते जाएंगे आपका टेक्स्ट उतने डिग्री पर कम या ज़्यादा होता जाएगा। आपको जितना भी ऊपर की तरफ से गैप चाहिए या आपको जितना नीचे की तरफ से साइड में से गैप चाहिए आप यहाँ पर सेट करेंगे और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। आपका टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब आपको वापस से ये टेक्स्ट पुराने फॉर्म में ही चाहिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इसे टाइप किया था, तो आप या तो Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं, पर उससे आप एक एक स्टेप बैक जा पाएंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी साइड में जिस पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज़ सीखा था, तो यहाँ पर करने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जितने एरिया को हमने वापस से सही करना है उतने एरिया को वापस से सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे। वापस से हमारा जो टेक्स्ट था वो हमारे जो स्टार्टिंग फॉर्म थी उसी के अंदर आ चुका है। अब यदि आप चाहें तो अपने टेक्स्ट का इंडेंट भी सेट कर सकते हैं। इंडेंट मतलब यदि आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट में करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर किसी भी एक सेल पर क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए जो मैंने इस सेल के अंदर 13 लिखा हुआ है उसे मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर डिक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करूँगा और जैसे जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा उतने स्टेप मेरा जो वर्ड टाइप किया हुआ है वो लेफ़्ट साइड में जाता जाएगा। अगर इसे राइट साइड के अंदर वापस से करना है तो मैं इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करता जाऊँगा, ये राइट साइड के अंदर चला जाएगा। यदि आप इसे राइट साइड के अंदर करते जाते हैं और अगर ये यहाँ पर बिल्कुल एंड के अंदर राइट साइड में आ जाता है और उसके बाद अगर आप इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो सेल का साइज़ है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे सेल का साइज़ बढ़ता जा रहा है। अब अलाइनमेंट पार्ट के अंदर ही आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का आइकन दिख रहा होगा। यदि आप किसी वर्ड को इतना बड़ा टाइप कर देते हैं कि जैसे कि वो एक सेल के अंदर या एक कॉलम रो के अंदर आ ही नहीं रहा है तो ये उसे अपने हिसाब से सेट कर देता है। हालांकि ये हमने ऐसे भी किया था, हमारे कॉलम का साइज कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पर माउस कर्सर को लाते थे और डबल क्लिक करते थे तो हमारा कॉलम अपने आप सेट हो जाता था। लेकिन यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई वर्ड टाइप किया कि जब हमने स्टार्टिंग के अंदर अपने वर्ड को एडजस्ट किया था तो उसके अंदर आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ गई थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कॉलम की विड्थ भी ना बढ़े और हमारा टेक्स्ट उतने ही एरिया में टाइप हो जाए, यानी कि जो वेरिएबल लिखा है वो सही है, जो क्रिएटर है वो उसी के नीचे आ जाए। तो उसके लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आप फ़र्क समझ गए होंगे पहले और अब वाले पार्ट में कि जब हमने फर्स्ट टाइम अपने वर्ड को एडजस्ट किया था तो हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके किया था, लेकिन उससे हमारे जो कॉलम की साइज़ है वो बढ़ गई थी। लेकिन इस बार जो हमने सेलेक्ट किया है हमारे कॉलम की विड्थ उतनी ही है, जो हमारा अगला टेक्स्ट था जो कि नेक्स्ट सेल के अंदर जा रहा था वो अपने आप नीचे आ चुका है। बस इसीलिए रैप टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। अब उसके नीचे ही आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा मर्ज एंड सेंटर का। इसका यूज ये होता है कि यदि आपको बहुत से सेल को, कॉलम को या रो को एक साथ मर्ज करना हो, यानी कि जो ये आपको बीच में लाइनिंग भी शो हो रही है ये भी ना हो, तब इसका यूज किया जाता है। अब मुझे 6 से लेकर 9 तक के सेल को मर्ज करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन के साथ छोटा सा एक एरो शो हो रहा होगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ आपको फिर से 3-4 ऑप्शन शो होंगे।
फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, जो मेरा लाइक लिखा हुआ था वो सेंटर में आ चुका है और जितने भी मैंने सेल सेलेक्ट किए थे वो मर्ज हो चुके हैं। मैं आपको थोड़ा सा बाहर भी क्लिक करके बताता हूँ। अब इतने एरिया के अंदर आपको ना कोई लाइन शो हो रही है, ना आपको कुछ शो हो रहा है, सिर्फ आपको लाइक लिखा हुआ शो हो रहा है और वो भी सेंटर के अंदर। अब इसके बाद हम वापस से मर्ज एंड सेंटर एरो पर क्लिक करते हैं। अब आपको सेकंड जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा मर्ज अक्रॉस का। इसका मतलब ये है कि आपकी रो तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन जो आप ये वर्टिकल लाइनें देख रहे हैं यानी कि जो कॉलम देख रहे हैं, आप इन्हें आपस में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और वर्ड टाइप करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी मेरी ये वर्टिकल लाइनें हैं यानी कि जो कॉलम हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं। जैसे ही मैं यहाँ पर एरो पर क्लिक करके मर्ज अक्रॉस को सिलेक्ट करता हूँ, जितनी भी मेरी वर्टिकल लाइनें थी वो यहाँ से हट चुकी हैं, यानी कि मेरे कॉलम आपस में मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद जो आपको तीसरा ऑप्शन मिल रहा है वो है मर्ज सेल का। मर्ज सेल का बेसिकली यूज वही है जो हमने मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया था। दोनों में फ़र्क बस इतना ही है, जैसे कि इसमें मर्ज होने के बाद जो हमारा टेक्स्ट टाइप था वो हमें सेंटर में मिला है, लेकिन मर्ज सेल के अंदर आपको ये सेंटर के अंदर नहीं मिलेगा, आपको ये लेफ़्ट साइड में मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यूज करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से एक वर्ड टाइप करता हूँ। अब मुझे जितने सेल को आपस में मर्ज करना है मुझे उन्हें सिलेक्ट करना होगा और मर्ज सेल का ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। जिस तरीके से हमने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट किया था मर्ज एंड सेंटर को, फ़र्क बस इतना है उस समय जो हमने लाइक टेक्स्ट टाइप किया था वो हमारा सेंटर में था, लेकिन इस टाइम जो हमने सब्सक्राइब टाइप किया था वो हमें लेफ़्ट साइड में मिल रहा है। आपको एक ऑप्शन और मिल रहा होगा अनमर्ज सेल का। जैसे मेरा फ़िलहाल यही एरिया वापस से सिलेक्ट है और मैं यहाँ पर अनमर्ज पर अगर क्लिक करता हूँ, हमारा जो जितने भी सेल मर्ज थे वो अनमर्ज हो गए हैं। इसी तरीके से मैं इस एरिया को भी वापस यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एरो पर क्लिक करके वापस से अनमर्ज करूँगा, वापस से ये सेल अनमर्ज हो गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे अभी का अभी लाइक करें, और अगर आपने हमारी वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर जाकर देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।